हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंडीशन ऑफ टर्निंग ऑफ अ व्हीकल पढ़ेंगे व्हेन इट इज टेकिंग अ टर्न। ओके, लास्ट जो बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला वीडियो है उसमें मैंने सेफ टर्न के लिए वेलोसिटी का डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, सो तब क्या हो, चलो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि सेफ वेलोसिटी क्या होती है टर्न लेने के लिए। बट व्हाट हैपन्स व्हेन अ व्हीकल इज टेकिंग अ टर्न, तो क्या स्पीड की कंडीशन रहेगी कि वो ओवर टर्न कर जाए। ओवर टर्न का मतलब जैसे कि यहाँ ये व्हीकल है, ये कोई व्हीकल या कार, कोई भी व्हीकल हो सकता है, ये एक टर्न ले रहा है। ठीक है, अब टर्न कुछ ऐसा है, सर्कुलर टर्न है। ओके, सो इट इज मेकिंग अ सर्कुलर टर्न ओवर हियर। यहाँ इनवर्ड इसके दो व्हील्स हैं, ठीक है, तो इन पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इट विल एक्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर टर्न और सर्कुलर पाथ, मोशन इन सर्कुलर पाथ। और जब ओवर टर्न करता है कोई व्हीकल, तो ओवर टर्न करने का मतलब है ये इसका इनर व्हील है और ये आउटर व्हील है। तो ओवर टर्निंग की कंडीशन में होगा क्या, होगा ये कि द इनर व्हील विल लीव द सरफेस। ओके, जब ये ओवर टर्न करेगा व्हीकल तो आउटर व्हील विल रिमेन एट द सरफेस, लेकिन जो इनर व्हील होगा इट विल लीव द सरफेस। ये इनर व्हील सरफेस छोड़ देगा, ठीक है। इन दैट केस ये ओवर टर्न हो जाएगा व्हीकल, है ना, पलट जाएगा। सो दैट इज द कंडीशन। ये कंडीशन के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी या सेफ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ओवर टर्निंग नहीं हो, वो हम डिराइव करेंगे। सो दिस इज ओवर टर्निंग व्हीकल, और ओवर टर्निंग में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इनर व्हील विल लीव द सरफेस ऑफ रोड। ऑलराइट, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है टर्न ले रहा है, इनर व्हील है। अब इन दोनों व्हील्स, इनर और आउटर व्हील पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। पहले सारे फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनर व्हील का अगर F1 है और आउटर व्हील का F2 है, तो दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ टर्न ही लग रहे होंगे, है ना, तभी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। ये हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस व्हीकल का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका सारा का सारा वेट mg लग रहा है एंड इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा दोनों जो व्हील्स हैं ग्राउंड पर, ये व्हीकल दोनों व्हील्स के थ्रू ही कांटेक्ट में है। तो जहां भी कांटेक्ट होता है वहां पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। तो मान लेते हैं इनर व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन R1 लग रहा है और आउटर व्हील पे R2 लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड। तो दो जगह कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसलिए दो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेंगे। सो दीज आर ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम और दिस व्हीकल, ठीक है। क्या क्या फोर्सेस है एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। F1 इनर व्हील मतलब जो टर्न की तरफ वाला व्हील है उस पे लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और F2 आउटर व्हील पे लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और ये दोनों फोर्सेस मिलकर यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगने वाला वेट mg है, उसका मास m है, तो व्हीकल का वेट mg होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रिएक्ट करेगा। फिर R1 और R2 दो व्हील्स हैं, दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट या सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, तो दो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेंगे R1 और R2। R1 इज फॉर इनर व्हील और R2 है आउटर व्हील पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। ऑलराइट, तो बात हो गई सारे फोर्सेस की। अब हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में तीन फोर्स लग रहे हैं, R1, R2 और mg। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा बैलेंस्ड है ना सारे फोर्सेस। तो एज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसका मतलब नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg, क्योंकि नेट अपवर्ड फोर्स R1 प्लस R2 है, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है। और ये टोटली बैलेंस्ड है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल फोर्सेस आपस में बैलेंस है, इसलिए हम इजिली R1 प्लस R2 को mg के बराबर बैलेंस करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्सेस है, और हॉरिजॉन्टल यानी टर्न की डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स दोनों का सम होगा, और ये काम कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स,
ठीक है। तो अगर इस सर्कुलर टर्न की रेडियस r है तो और स्पीड v है तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv, मतलब व्हीकल की स्पीड v है तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r होता है, ये पता है आपको कॉन्सेप्ट। सो यहाँ F1 प्लस F2 क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए हम इसको mv²r के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ टॉर्क कौन कौन से लगेंगे आप ये देख सकते हो। मैं एक बार भी ये बताती हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज सरफेस से h हाइट पे है, ग्राउंड से h हाइट पे है ना। अब यहाँ फोर्सेस लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, R1 और R2, ठीक है। और इनके कारण जो टॉर्क है वो हमें डिटरमाइन करने हैं। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ जो भी टॉर्क लगेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा, यानी कि जो भी फोर्सेस हैं उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये लाइन ऑफ फोर्स F1 ये है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली h होगी, ठीक है। इसी तरह से F2 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी h ही होगी। ऑलराइट, तो क्लियरली F1 और F2 दोनों डायरेक्शन भी इनका सेम है ना, तो इनकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस। तो F1 F2 ये है। अच्छा, फिर बचे हुए जो दो फोर्सेस हैं R1 और R2 है ना, तो R1 का लाइन ऑफ फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है a, क्योंकि 2a हमने दोनों व्हील्स के बीच की डिस्टेंस अगर मानी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दोनों बराबर डिस्टेंस पे होंगे a ईच, यानी कि ये a। और इसी तरह से R2 की लाइन ऑफ एक्शन की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस a ही रहेगी। तो हम R1 और R2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो वो a होगी। लेकिन अब यहाँ पर जब टॉर्क लगता है तो R1 और R2 के कारण टॉर्क की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, F1 की वजह से टॉर्क, F2 की वजह से टॉर्क और R1 की वजह से टॉर्क, ऑल थ्री आर सेम डायरेक्शन, जबकि R2 का टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो नेट या टोटल टॉर्क होगा बैलेंस्ड कंडीशन में वो होगा F1 की वजह से टॉर्क F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो h है, बता दिया हमने, प्लस सेम डायरेक्शन में F2 का टॉर्क लग रहा है तो ऐड करेंगे F2 और उसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस h ही है, प्लस R1 का टॉर्क भी सेम डायरेक्शन में है और R1 के लिए R1 की लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, तो R1 इंटू a हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो टॉर्क सेम डायरेक्शन में उनको हमने ऐड किया और जो टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको सबट्रैक्ट, R2 और a, R2a इज इक्वल टू 0। ये बैलेंस कंडीशन हो गई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये कि सारे टॉर्क्स का सम 0 है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं तो हम F1 प्लस F2 h कॉमन ले लेते हैं इज इक्वल टू a वाले टर्म्स को दूसरी साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो जाएगा R2 माइनस R1, a कॉमन ले लिया है। फर्दर सॉल्व करते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इंटू a बाय h। लेट अस मेक इट इक्वेशन नंबर 3। हम देखते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो आपका LHS है वो इक्वल है, तो हम RHS को भी इक्वेट कर सकते हैं। सो 2 और 3 से मैंने RHS को इक्वेट किया, R2 माइनस R1 इंटू a बाय h इज इक्वल टू mv² बाय r, ठीक है। इससे हमें R2 माइनस R1 की वैल्यू मिल जाती है, R2 माइनस R1 की वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगा mv² h अपॉन ar, इक्वेशन नंबर 4। So now we have R1 plus R2 and we have R2 plus R1 and R2 minus R1। हमें दो इक्वेशंस है R1 R2 में और दो वेरिएबल है R1 और R2, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके R1 और R2 फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो पहले क्या करेंगे,
पहले अगर मैं 1 और 4 को ऐड करूं, 1 प्लस 4, 1 और 4 को ऐड करने में क्या होगा, R1 कैंसिल होकर 2R2 बचेगा. सो आई एम एडिंग 1 एंड 4, R1 माइनस R1 0 हो जाएगा, R2 प्लस R2 2R2 हो जाएगा. ये तो LHS की बात है. और RHS भी ऐड होंगे तो mg प्लस mv स्क्वायर h अपॉन AR. मतलब हम ये दोनों ऐड कर रहे हैं, LHS भी और RHS भी. ये हो गया 2R2 की वैल्यू. इससे आप R2 भी निकाल सकते हो. ठीक है. सिमिलरली अगर हम 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, तो 1 माइनस 4 करें. ओके, 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 1 माइनस 4 करेंगे तो R2 पॉजिटिव है, ये माइनस R2 हो जाएगा 0, और R1 माइनस माइनस R1 तो 2 ऐड हो जाएंगे कुल मिलाकर. ठीक है. तो ऐड करने में 2R2 मिलता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में 2R1 मिलता है. और सब्ट्रैक्ट करें तो mg माइनस दिस. कुल मिलाकर सिंपल मैथमेटिक्स है, LHS और RHS दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. तो LHS को सब्ट्रैक्ट करने पे 2R1 मिला और RHS को सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों टर्म सीरीज सब्ट्रैक्ट हो गई. सॉरी, सॉल्व नहीं करना है फर्दर. अब देखिए, हमें मतलब है, क्योंकि हमें कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग निकालनी है. तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ओवरटर्न होने का मतलब है कि जो इनर व्हील है इट इज लीविंग द ग्राउंड. और जब इनर व्हील ग्राउंड छोड़ देगा, ये बताया था मैंने, दैट समथिंग लाइक दिस विल हैपन. इस तरह की कंडीशन होगी, इनर व्हील विल लीव द ग्राउंड. और इनर व्हील ग्राउंड छोड़ देगा यानी ग्राउंड से उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा व्हीकल. तो इनर व्हील जब ग्राउंड छोड़ देगा, कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं रहेगा. क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तभी लगता है जब सरफेसेस कांटेक्ट में होती है. सो व्हेन इनर व्हील लीव्स द ग्राउंड और फॉर ओवरटर्निंग, जब ओवरटर्निंग होगी उस केस में नॉर्मल रिएक्शन ऑन इनर व्हील बिकम्स 0. R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो जो हमारी इक्वेशन 5 है, सॉरी 6 है, R1, उसे हमें ओवरटर्निंग कंडीशन में 0 ले लेना है. सो फॉर ओवरटर्निंग कंडीशन, इन द कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग, R1 विल बिकम 0. R1 को 0 पुट करते हैं 6 में. R1 0 होने पे पूरा RHS 0 हो जाएगा, यानी mg माइनस mv स्क्वायर h अपॉन AR बिकम्स 0. थोड़ा और सॉल्व करके हम v निकालेंगे. ठीक है. तो हमारे पास आता है mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर h अपॉन AR. m से हम कैंसिल कर देंगे और इसको सॉल्व करते हैं v स्क्वायर के लिए. v स्क्वायर है AGR अपॉन h. फर्स्ट से हमें v की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट AGR अपॉन h. ओके, कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग में. इसका मतलब ये है कि ये वो मैक्सिमम सेफ स्पीड है कि इससे ज्यादा अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो ओवरटर्निंग होगी, क्योंकि ये वो स्पीड है जिस पर R1 0 या R1 0 रखने पर हमें स्पीड की ये वैल्यू मिली है. यानी इससे और ज्यादा स्पीड अगर होती है तो ओवरटर्निंग हो जाएगा. सो दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, और इससे ऊपर स्पीड होने पर द कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग विल बी अटेन्ड. ओके, सो दिस इज अबाउट द टॉपिक. That's all for today. Thank you.